A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you Geography 4 chapter Weathering and Soil Formation for class 7. And now today I will continue the same chapter. So before starting the chapter, I am giving you some revision of my previous lecture. So as you understand, in my previous lecture, I have explained you chemical weathering and biological weathering. And now today my topic is effect of weathering. So as you all know what is weathering, the disintegration and decomposition of rocks by altering and dissolving where they exist. तो हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग के क्या इफेक्ट होते हैं। तो वेदरिंग का जैसा कि प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, इट डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। तो ये रॉक के कंपोजिशन को चेंज नहीं करता है। तो द डिकम्पोजिशन एंड disintegration of rocks bring out a lot of changes on the earth surface. तो चट्टानों के टूटने और अपनी जगह से हटने से अर्थ सरफेस पे बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं तो जो हमको देखने को मिलते हैं। तो इट्स इफेक्ट्स आर बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो इसके प्रभावों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है कंस्ट्रक्शन करना, निर्माण करना, और डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है विध्वंस यानी विनाश। सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेदरिंग लीड्स टू सॉइल फॉर्मेशन। जैसे कि आप जानते हो कि वेदरिंग की वजह से क्या होता है, सॉइल फॉर्मेट होती है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, विच रिक्वायर्स फॉर एग्रीकल्चर, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या है, बहुत ही रिक्वायर्ड है। नाउ सेकंड पॉइंट इज द वेदरिंग प्रोसेस लीड्स टू एक्सपोजर ऑफ न्यू मटेरियल्स। तो ये जो वेदरिंग प्रोसेस होती है ये नए मटेरियल को एक्सपोज करती है, विच आर इजिली इरोडेबल, जो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इरोडेड हो जाते हैं, जिनका अपर्दन हो जाता है, मतलब कि वो अपनी जगह से हट जाते हैं या कट जाते हैं। तो केमिकल वेदरिंग गिव्स राइज टू मैनी मिनरल्स हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू। तो केमिकल वेदरिंग की वजह से हमको बहुत से ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमारी इकोनॉमिक वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। वेदरिंग में प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल्स। तो वेदरिंग आल्सो प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक सीमेंट एंड लाइमस्टोन। तो वेदरिंग से ही हमको सीमेंट और चूना पत्थर जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स भी मिलते हैं दैट वी कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग very easily. So these are the constructive effects of the weathering, like soil formation, like exposure of new materials which are easily erodable, and like provide building materials like cement and limestone. And now destructive effect. Destructive मतलब destruction, विनाश। तो जहां पे वेदरिंग के पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं। तो क्या होते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट? सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैकेनिकल वेदरिंग में कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोशन। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में कि सॉइल इरोशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाई ब्लोइंग विंड और फ्लोइंग वाटर। मतलब बहुत तेज पानी से या बहुत तेज बहती हुई हवा से मिट्टी की ऊपरी सतह का अपनी जगह से हट जाना हमारा क्या कहलाता है, सॉइल इरोशन, मृदा अपरदन कहलाता है। तो मैकेनिकल वेदरिंग में कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोशन विच में इफेक्ट एग्रीकल्चर। मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से हमारा क्या होता है, भूमि कटाव होता है जिससे हमारी एग्रीकल्चर इफेक्टेड होती है। लैंडस्लाइड्स कॉजेस हैवक, हैवक मतलब होता है डिस्ट्रॉय। लैंडस्लाइड्स कॉजेस हैवक इन मॉन्टेनियस एरियाज। तो आप देखते हैं कि मॉन्टेनियस एरियाज में लैंडस्लाइडिंग होने से क्या हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा जनधन की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। नॉन केमिकल वेदरिंग डिसॉल्व द सॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। तो केमिकल वेदरिंग की वजह से क्या हो जाता है, केमिकल वेदरिंग जैसा कि मैंने बताया था ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन की वजह से या केमिकल एक्शन की वजह से जो वेदरिंग होती है उसको हम लोग केमिकल वेदरिंग कहते हैं। तो केमिकल वेदरिंग से क्या हो जाता है, जितने भी सॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं जो पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं, तो डिसॉल्व द सॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। तो केमिकल वेदरिंग जो सॉइल के जितने भी घुलनशील कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या कर देती है, डिसॉल्व कर देती है। तो दिस में कॉज द सॉइल टू बिकम अनफर्टाइल। तो जिससे क्या हो जाता है कि हमारी सॉइल क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड इट आल्सो इफेक्ट्स द फार्मिंग एक्टिविटीज। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज भी प्रभावित होती हैं। तो दीज आर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स लाइक सॉइल इरोशन, लाइक लैंडस्लाइड
causes in mountainous areas, and chemical weathering dissolve the soluble components of the soil and it may cause the soil to become infertile. So student, I explain weathering with the help of this diagram. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि weathering होता क्या है. जैसे as I already told you कि what is weathering? It involves the disintegration and decomposition of rocks where they exist. जब हमारी चट्टानें निकलती हैं तो चट्टानों का क्या होने लगता है? डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन, और डिकम्पोजिशन यानी कि उनका सड़ना. तो डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स वेयर दे एग्जिस्ट, देयरफॉर इट इज अ स्टैटिक प्रोसेस. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों? स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है. वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लीड्स द सॉइल फॉर्मेशन. तो वेदरिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे हमारी क्या होती है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है. तो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेदरिंग. जैसा कि मैंने बताया था कि वेदरिंग ऑफ 3 टाइप्स: मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है. तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय द एलिमेंट्स ऑफ वेदर. तो इसमें चट्टानों का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, चट्टानों का विघटन होता है, कैसे होता है? एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के एलिमेंट्स से, लाइक हीट, फ्रॉस्ट, plant, animals and human activities. These are the elements of the weather. So it is responsible for the disintegration of rocks by the elements of weather. मैकेनिकल वेदरिंग डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ रॉक्स. तो मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से क्या होता है? सबसे पहला इसका पॉइंट क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक. दूसरा पॉइंट हो गया नो चेंज इन कंपोजिशन, मतलब चट्टानों की संरचना में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है. नॉट थर्ड इज एक्सफोलिएशन. तो अब हम बात करते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. तो मैकेनिकल वेदरिंग भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर की एक्सट्रीमनेस से भी पता चलता है कि कितनी रॉक्स हमारी रॉक्स की वेदरिंग हो रही है या नहीं. दूसरा हमारा होता है एक्सफोलिएशन. तो एक्सफोलिएशन का मतलब होता है बच्चों द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड विंटर एंड इन द केस ऑफ एरिड रीजन, मतलब कि समर और विंटर में या एरिड रीजन के केस में ड्यूरिंग डे एंड नाइट. डे एंड नाइट में जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि दिन के समय चट्टानें क्या होती हैं? एक्सपेंशन होता है उनका, मतलब फैलाव होता है, और रात के समय चट्टानों का क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है, यानी चट्टानें क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती हैं. तो द चेंजेस इन टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड विंटर एंड इन द केस ऑफ एरिड रीजन ड्यूरिंग डे एंड नाइट causes expansion and contraction of rock surfaces. This cause the rocks to break up. तो इस वजह से क्या हो जाता है? चट्टानों के फैलने और उनके सिकुड़ने से क्या हो जाता है? जो चट्टानें हो जाती हैं वो टूट जाती हैं. तो रेक्टेंगुलर rock blocks are thus gradually rolled by the splitting away of शार्प कॉर्नर्स. तो ये जो हमारी रेक्टेंगुलर रॉक होती है, रॉक ब्लॉक्स होते हैं, ये राउंड हो जाते हैं बाय द स्प्लिटिंग अवे ऑफ शार्प कॉर्नर्स. तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन बोलते हैं. इज इट क्लियर? तो these points should be included in the mechanical weathering. First, disintegration of rocks, no change in composition and exfoliation. और next factor हमारा क्या होता है? nature of rock. तो nature of rock refers to the composition of rock. तो nature of rock से क्या पता चलता है कि rock का composition क्या है? Some rocks are soft, some rocks are hard, some are soluble and some are insoluble. मतलब कुछ चट्टानें घुलनशील होती है और कुछ चट्टानें अघुलनशील होती हैं. Now next factor is structure of rocks. So the texture or arrangement of rocks also affect the process of weathering. Now next is frost. Frost का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा ठंड से पड़ना. तो frost is the most common agent of the weathering in the temperate region. So when water enters the rock, जब पानी हमारा चट्टानों में जाता है, then turn to the ice. तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो it increases its volume. तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है. But during the day, the ice thaws. तो दिन के समय क्या हो जाता है? जो हमारी आइस होती है वो पिघल जाती है. And the water enters deep in the rock. तो और पानी क्या होता है? चट्टानों में प्रवेश कर जाता है. But in the night, the water again freeze and widening the crack. तो लेकिन रात के समय क्या हो जाता है? पानी फिर से जम जाता है और चट्टानों को क्या कर देता है? तोड़ देता है. तो दिस रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थविंग रिजल्ट्स इन द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक. तो इसी पानी के जमने और पिघलने से
क्या हो जाता है, चट्टानों का विघटन होता है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज विंड. द विंड आल्सो इफेक्ट द temperature. Wind also affect the causes of weathering. And now next is slope of land. So weathering also depends on the slope of land. The steep slope of rocks are eroded easily compared than gentle slope. तो gentle slope के comparatively जो हमारी steep slope होती है वो बहुत ही जल्दी क्या कर देती है, हमारे weathering को कॉज करती है. तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी होगी मैकेनिकल वेदरिंग. ये अब हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग. तो केमिकल वेदरिंग क्या होती है बच्चों? केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय अल्टरिंग और डिसॉल्विंग द रॉक ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ चेंजेस. तो केमिकल एक्शन और चेंजेस की वजह से जो हमारी वेदरिंग होती है उसको हम लोग केमिकल वेदरिंग कहते हैं. तो केमिकल, द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग आर फॉलोड बाई सम फॉलोइंग फैक्टर्स. तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑक्सीकरण. तो उसमें क्या होता है कि when the oxygen in the air and water reacts with mineral, it cause oxidation. तो जब हमारी चट्टानों में कुछ लोहे के अंश होते हैं जिनको हम सल्फाइड कहते हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन के कारण क्या हो जाता है, जंग लग जाती है. तो जिससे हमारी क्या हो जाता है, जंग लगने से क्या हो जाता है, हमारी जो चट्टानें होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, टूट जाती हैं. तो नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मतलब होता है जल योजन. तो द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद मिनरल्स चेंजेस द प्रोपोर्शन एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. तो जब हमारी चट्टानों में पानी चला जाता है तो उससे भी हमारा क्या हो जाता है, चट्टानों का अपक्षय हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज कार्बोनेशन. तो कार्बोनेशन क्या होता है, कार्बोनेशन इज अ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड ऑन मिनरल्स. एंड नाउ लास्ट इज सॉल्यूशन. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ केमिकल वेदरिंग. अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग. तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है बच्चों, बायोटिक फैक्टर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक्स. तो प्लांट की वजह से भी हमारी वेदरिंग होती है, एनिमल्स की वजह से भी वेदरिंग होती है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी वेदरिंग होती है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज वेदरिंग एंड टाइप्स ऑफ वेदरिंग. 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल weathering. So that's all for today. I will continue this chapter in my next video.